नमस्कार। आज की ब्रीफिंग हम स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। सो आई रिक्वेस्ट माय कलीग टू स्टार्ट प्लीज। देश में अब तक 48,534 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 66,330 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,334 पेशेंट्स क्योर हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़कर अब अप्रॉक्सीमेटली 41% हो चुका है। इसके साथ ही केस फैटेलिटी, केस मोर्टेलिटी में भी इम्प्रूवमेंट नोट किया गया है। जैसे कि 19 मई को जो मोर्टेलिटी रेट देश का 3.13% था, वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर कि ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव ICMR प्लीज अपना। आज दोपहर को 1 बजे तक 27,55,714 टेस्ट हुए। आज चौथा दिन था जब 1 लाख के ऊपर फिर टेस्ट हुए एक दिन में। 1,03,829 टेस्ट टोटल हुए। उसमें 85,542 ये जो 401 वो नेटवर्क में के सरकारी लैब्स हैं उनमें हुए। 18,287 ये प्राइवेट लैब्स जो 178 है उनमें हो गए। Friends, today we are having with us Dr. B.K. Paul, Chairman Empowered Group 1 and National Task Force on COVID-19. We also have with us Sri Praveen Srivastava ji, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, and Additional Secretary, Madam T. Rajeshwari ji. So I'll request the Chairman Empowered Group to start the briefing, please. धन्यवाद। आज हम कोविड-19 की जो भारतवर्ष की फाइट है, लड़ाई है, जद्दोजहद है, उसका एक जायज़ा लेंगे और देखेंगे हम इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं एज अ बिग पिक्चर, और आगे हम किस तरफ जाएंगे, इस लड़ाई को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। आज एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क अचीवमेंट देश ने जो करी है 19 तारीख को, उसके लिए इस मौके को इस्तेमाल करते हुए हम देश को बधाई देंगे, आप सबको बधाई देंगे सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 19 तारीख को 1 करोड़ इलाज हो गए पूरे। 1 करोड़ treatments, hospitalizations in secondary and tertiary care facilities have been provided to the beneficiaries of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. 10 million treatments, 10 million admissions have been taken care of. This is a huge achievement. This is unprecedented in the history of healthcare of India, and this shows the resolve of the nation to achieve universal health coverage and to ensure financial protection for all. और अगर हम प्रधानमंत्री जी के संकल्प और सिद्धि, संकल्प से सिद्धि का जो उनका नारा है, उनकी गाइडेंस है, उसको लें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रारूप है जो कि देश ने करके दिखाया है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दिस माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड. It has helped in saving lives, preventing morbidity, and of course, protecting the poor for their health-related expenses. This is an important milestone that we will celebrate today. Also, the other component of Ayushman Bharat, Health and Wellness Centers, that mission is also moving very effectively, very rapidly, and I'm pleased to say that 40,000 health and wellness centers have been commissioned till date, and more on that
will be shared at some point. Thank you. Next one, please. आज हम इस एक महान एक फैसला जो हुआ पब्लिक हेल्थ के लिए भारत में, जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और देश ने उसको निभाया, लॉकडाउन का फैसला जिसके हम 4th फेज़ में हैं, उससे जो हमें गेन्स हुए हैं, हमें जो फ़ायदा मिला है पेंडेमिक को कंट्रोल करने का और अपनी तैयारी पूरी करने का, उसको हम आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। भारत ने ये फैसला सोच के लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस पॉइंट पे लिया जो अर्ली था, टाइमली था, बहुत हालात ख़राब होने से पहले लिया गया। बहुत सारे देशों ने ये फैसले लिए, लगभग सारे ही देशों ने लिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है जब ये फैली है एपिडेमिक, लेकिन बहुतों ने लेट लिया, देर से लिया और उसका अलग तरह का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन हमारे देश ने ये फैसला टाइमली तरीके से लिया, एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस की तरह लिया, और ये उस कड़ी में एक ग्रेडेड प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव मेजर था जो कि बहुत शुरुआत से इस पैंडेमिक से लड़ाई करने के लिए भारत ने अपना रास्ता चुना। इट वॉज नॉट इन आइसोलेशन, इट वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ओवरऑल स्ट्रैटेजी, starting with travel restrictions, starting with emphasis on social distancing, starting with mobilizing the state governments, people at large. And then a big decision was taken that we will shut down for a finite period of time to make sure that the transmission chain of the virus is controlled and is hammered, is stopped to the extent possible, and we gain time to be able to respond better in coming weeks and months with much higher level of preparedness. This was the decision that has been implemented by the people of India very effectively. अपने आप में एग्जाम्पल माना जाता है सारे विश्व में, जिस तरह से इसको अपने देश ने, हम सब ने मिलकर निभाया है। अगर हम देखें कि इसका असर पैंडेमिक पे क्या पड़ा, कोविड-19 की जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर इसका असर क्या पड़ा, तो ये ग्राफ आपको दिखाता है जिसके एक्स एक्सिस पे डेट्स हैं और शुरुआत की डेट है मार्च की है, 26 की है और 15 मई तक का डेट्स दी गई हैं, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस में हम दिखा रहे हैं लाल रंग की जो लाइन है कि ग्रोथ क्या थी, इसकी केसेस की ग्रोथ क्या थी, नए केसेस की ग्रोथ क्या थी। अगर आज 100 थे तो कल अगर वो 115 थे तो 15% ग्रोथ। इसी तरह से इसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रैक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत सिंपल, इसमें कोई मॉडलिंग नहीं है, बिल्कुल रॉ एक सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डेटा है। अगर आप देखते हैं कि लगभग 3 अप्रैल तक लॉकडाउन 25 से शुरू हुआ, 3 अप्रैल तक अभी भी केस आने की स्पीड थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब ध्यान से, और वो स्पीड इतनी थी कि 22.6% एक्स्ट्रा केस अगले दिन नए केस हो रहे थे। जब किसी भी तेज चलती हुई गाड़ी को हमें रोकना है तो पहले उसकी स्पीड कम होगी, और ये गाड़ी जो चल रही थी वो स्पीड पे कांस्टेंट पे भी नहीं चल रही थी। अभी 40 किलोमीटर पे है तो कल 60 पे चल रही है, परसों 90 पे चल रही है, अगले 140 पे चल रही है, एक्सेलरेट हो रही थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कर्व है, वायरस का बिहेवियर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है जो हम देखते हैं। तो उसको स्पीड को कम करने के लिए आप देखिए कि 4 अप्रैल के लगभग के बाद में स्पीड में क्लियर एक डिक्रीज आती है, और आप ये भी देखेंगे कि शुरुआत के 15-20 दिन तक इतनी स्टीप डिक्लाइन दिखाई दिया जा रहा है, उसके बाद ये सेटल हो रही है, सेटल हुई है, और हम 5.5 के लगभग जो ग्रोथ परसेंट है उसके ऊपर आ गए, जो कि मान लीजिए पहले 15 था या 18 था या 22 भी रहा था। तो ये दर्शाता है कि जो वायरस की बढ़ने का जो प्रोग्रेशन था उसको देश ने मिलकर रोका, और दिस इज टाइम्ड टू द लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन एज यू कैन सी। हाँ, ये बात सही है कि इसके बावजूद भी केसेस बढ़े, और जो लाइट ब्लू लाइन्स हैं दिखाती हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो स्पीड वही होती जो 15 और 22% वाली थी तो ये नंबर कहाँ पहुँचा होता है। इससे पहले कई बार हमने डबलिंग टाइम की चर्चा करी है, ये उसी का ही दूसरा रूप है देखा जाए तो।
डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था, ये हम बार बार यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, और आज हम हैं 13.3 पे हैं। स्लो है, वो डबलिंग जो 3-3.5 दिन में हो रही थी वो आज 13.5 दिन में हो रही है। वो इसी ग्रोथ का एक दूसरा तरफ से अगर देखें तो बात एक ही है। तो स्लो किया गया हम सब ने मिलके, देश ने मिलके, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसके क्लियर रिलेशनशिप है। देखिए 12 दिन लगते हैं एक कोई भी मेजर हम लेते हैं इस पैंडेमिक में, क्योंकि केसेस पहले इन्फेक्ट होते हैं, फिर बीमारी बढ़ती है, फिर वो फ्री होते हैं, सीरियस होते हैं, या डेथ होती है ओकेजनली, या ठीक होते हैं। तो ये गैप है। तो 25 और 3 अप्रैल का जो गैप है वो इसलिए है कि असर आने में वक्त लगता है, और इसीलिए जो आज हम चर्चा करेंगे हम लॉकडाउन 1.0 और 2.0 का करेंगे, और 2.0 3 मई को ख़त्म हुआ, और हम 15 मई तक दिखाएंगे कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो 2.0 का इफेक्ट वहाँ तक दिखेगा, और अब जो 3.0 चला है उसका इफेक्ट अभी भी चला हुआ है, और 4.0 का इफेक्ट आगे आएगा। तो 15 मई तक का ब्यौरा आपके सामने ला रहे हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स टुडे विद ऑल ह्यूमिलिटी। आगे अगर इसी को हम सिंपली एक ब्रीफली कहें कि डेथ्स की कितनी स्पीड से बढ़ोतरी हो रही थी, तो वही जो मैथमेटिक्स है उसको आप देखिए कि डेथ्स की स्पीड यहाँ पे थी, और जैसे जैसे लॉकडाउन 5 अप्रैल का इफेक्ट आना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, और हम नीचे उसमें जाके सेटल हुए हैं। क्लियरली प्री लॉकडाउन सिचुएशन और पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में बहुत बहुत अंतर है, ये दिखाई दे रहा है। तो सिंपल तरीके से आप देखें तो स्पीड जो वायरस की फैलने की थी उसको अच्छी तरह से रोकने में हम सक्षम हुए हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रवीण श्रीवास्तव जी हमें समझाएंगे कि हम कंट्रोल करने में और केसेस को काबू में लाने में कहाँ तक सक्षम हुए हैं। इसको और सोफिस्टिकेटेड तरीके से मॉडलिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा जो हमें समझ आ रही है इस स्टेज पे, जो डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन समझ आती है और वायरस के बिहेवियर के बारे में, एपिडेमिक के बारे में और रिफाइनमेंट आएगा। लेकिन आज जो पिक्चर एक एनालिटिक बेसिस के ऊपर हम आपके सामने लाना चाहेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण श्रीवास्तव जी, आप सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आप प्लीज़ हमें आगे बताएं। थैंक यू डॉक्टर पॉल। एंड जैसे डॉक्टर पॉल साहब ने बताया कि इज इट ऑन कि पूरे जनता की, सरकार की कोशिश से जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया है वो आंकड़ों में आपने देखा है। इसके अलावा हम लोग ने क्या किया कि कुछ एक्सपर्ट्स को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा था वो शेयर किया, और सब ने अपना इंडिपेंडेंट मॉडल्स बनाए। तो वो मॉडल्स का ब्यौरा हम देना चाहेंगे, और उसमें क्या क्या उनके एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड फिर आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट कैसा हुआ उससे। तो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल्स जो बनते हैं वो डेटा बेस्ड होता है, और जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वही यूज़ किया सबने। और मॉडल्स कई तरीके होते हैं, स्टोकेस्टिक होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे होते हैं साइंटिफिक मॉडल्स। बट चैलेंज क्या आता है कि इन पैंडेमिक लाइक COVID-19 there is no parallel available directly. So we are learning as we are going, and the data itself is showing that जो हमारा लॉकडाउन का इम्पैक्ट था उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है उतना डेटा ज़्यादा चाहिए होता है, बट वॉट एवर डेटा इज़ अवेलेबल उसके हिसाब से मॉडल जो लोग ने बनाया वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है। इनका थोड़ा एडवांस मॉडल है, साइंटिफिक है। इट्स नॉट दैट अदर्स आर नॉट साइंटिफिक, बट इन लोग ने 2 अप्रोच लिए हैं, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसा चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता, और लाइव सेव्ड would have been between 1.2 lakhs to 2.1 lakh.
बॉटम राइट में आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है वो उसमें आपके आंकड़े दिख रहे हैं। दूसरा फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट्स के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। सो इमेजिन हमारा कहाँ आंकड़े आज हैं एक्चुअल में और कितना मॉडल बेस्ड एस्टिमेट से आ रहा है। तीसरा जो है दो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोग ने भी स्टडी किया और एक मॉडल लगाया है और अजम्पशंस दिए हुए हैं इसमें स्लाइड्स में, बट ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। Next, we had approached some independent experts. Some of them were retired scientists from the National Institute for Medical Statistics. इन लोग ने भी estimate किया independently, सबका independent estimates हैं। इनके हिसाब से करीब 15.9 लाख केसेस हम लोग ने अवॉइड किए हैं और डेथ्स करीब 51,000। तो आप देख रहे हैं थोड़ा वेरिएबिलिटी है। इसके बाद हमारे मंत्रालय ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया एंड हम लोग ने देखा करीब 20 लाख डेथ्स अवॉइड किए हैं, 20 लाख केसेस अवॉइड किए हैं और डेथ्स अवॉइड है 53,000, 54,000 रफली। तो अगर आप इसका समरी देखें जो आपको इकट्ठा बताएगा, बाय एंड लार्ज कुछ के एस्टिमेट्स लाखों में हैं, पहला वाला और बढ़ के है। सो व्हाट वी फाउंड कि हमने जो सिंपल मॉडल लगाया उसके हिसाब से भी 14 लाख से 29 लाख तक के केसेस हम लोग ने अवॉइड किए हैं और बाकी जितने एस्टिमेट्स हैं उसी रेंज के अंदर आ रहा है। सिमिलरली जो डेथ्स अवॉइड किए हैं, this can vary between 37,000 to 78,000 and all the deaths that have been reported except for the first one is within that reasonable range. तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एस्टिमेट्स हम लोग ने बनाए 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये पाया गया कि most of the deaths that could have been averted, the cases that could have been averted are well within a reasonable estimate of different models by independent researchers. So we have full confidence कि जो मॉडलिंग की गई है it would have shown you कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो कितने केसेस और होते। So this is the confidence that we have that the lockdown with the full cooperation of the public has paid rich dividends. So overall, summarizing once again, these are the figures that we are informing to the public, that we have averted anything between 14 to 29 lakhs of cases and deaths between 37,000 to 78,000. Now this gives us confidence that we are on the right track, and with the containment measures, the way we are opening up the economy, the way the people have been sensitized, it will have a significant impact on the outcomes of the measures. Now I hand over the mic back to Dr. Paul to continue the presentation. Thank you. Thank you very much, sir. So this is the summary, which is encompassing the other three models broadly. और क्लियर डायरेक्शन भी क्लियर है एंड साइज ऑफ इम्पैक्ट इन दो पैरामीटर्स पे क्लियर है, और इसको हम लेके चल सकते हैं आगे। और अगर हम देखें इस तरह से, अगर देखें कि लाइफ सेव्ड और पेंडेमिक कंट्रोल में हमने क्या अचीव किया, इसको समराइज करते हुए जान कितने बचे और पेंडेमिक जो चले जा रही है उसको पकड़ में लाने के लिए हमने क्या तीन चीज़ें अचीव करी हैं। आप देख रहे हैं कि दर्शाता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हैव बीन अवर्टेड। अल्टीमेटली पेंडेमिक का जो असर है, जिसको कि हिस्ट्री में फिर लिखा जाएगा, कहा जाएगा, वो यही है कि मौतें कितनी हुई,
लॉकडाउन की वजह से ये बहुत बड़ा मेजर था, देशव्यापी था, आसान फैसला नहीं था, लेकिन अगर हम देखें कि उसकी वजह से डिजीज़ की ट्रांसमिशन जब रुकी तो हम एस्टिमेट कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हज़ारों डेथ्स पोटेंशियली हो सकती थी इस पीरियड में, लगभग 2 महीने और थोड़ा सा कम समय में ये हो सकता था, और ये नहीं हुआ। और जो एस्टिमेट आपके सामने एक सिस्टमैटिक तरीके से लाया जा रहा है, ऑल एस्टिमेट्स आर प्रोन टू assumptions, all estimates can be refined with increased information, but it is a picture that you can see coming from multiple models. We can say that 37 to 78,000 deaths would have been averted, हुई नहीं, हो सकती थी इस बीमारी के फैलने से। दूसरी बात जो सामने आ रही है, केसेस कितने हो जाते, उन केसेस की जो गिनती की गई है वो उसी तरीके से की गई है जैसे कि हम कंफर्म केसेस को रिपोर्ट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन केसेस के बाहर भी एक एसिम्प्टोमेटिक केसेस और हो सकते हैं, क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट नहीं करते, वो नहीं पता। लेकिन जिस तरह से ये गिनती की जाती है और आपके सामने लाया जाता है, वही नंबर हमने अपने मॉडल्स के पास अवेलेबल था, उन्होंने इस्तेमाल किया और MOSPI ने इस्तेमाल किया। तो उसको अगर देखते हैं तो 14 से 29 लाख केसेस तक बचत दिखाई देती है। अगर इसका मिडिल नंबर आप देखना चाहेंगे, और वो आता है यहाँ पे नीचे वाले रो में 20 लाख मिडिल में आ रहा है केसेस जितने बचे, और उसके अराउंड है 14 से 29, और 54,000 आता है, और 37 से 78,000। तो ये कहा जा सकता है विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस कि बहुत सारे केसेस होने से, लाखों केसेस नहीं हुए, क्योंकि हमने सबने एक फैसला लिया कि हम घर के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। हमने फैसला लिया कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे। हमने और भी फैसले लिए कि आप मास्क पहनेंगे। कंटेनमेंट की जद्दोजहद और तेज हुई, जहां बीमारी गई उसको रोका। सारा कुल मिला के जो लॉकडाउन का फेज हुआ, जिसमें लॉकडाउन ने मौका दिया इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि वायरस के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया। वायरस एक से दूसरे को लगता है, और लॉकडाउन में हमने उसके लिए मुश्किल कर दिया, क्योंकि स्टैटिक हो गया काम, दूरी बढ़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग एक ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से होनी शुरू हो गई। तो 20 लाख जो 20 की फिगर है, 14 से 29 लाख केसेस नहीं हुए, और 37,000 से 78,000 डेथ्स नहीं हुई। ये दो एक नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, सोचा जाए तो। अब देखिए कि अगर 20 लाख केस और होते तो वो क्या कर रहे होते, बाकियों को इन्फेक्शन दे रहे होते। वो मात्रा भी कम हो गई हमारे देश में, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं, जिनमें वायरस होता, आगे जो स्पीड से वायरस बढ़ेगा उसमें भी रुकावट हो गई, क्योंकि आज देश में इतने ही जितने केसेस अवर्ट हुए, वो और शायद और भी जो एसिम्प्टोमेटिक है वो नहीं है। इसलिए जो वायरस का प्रोग्रेशन है, आगे का जो फ्यूचर है, उसको भी संजोया, उसको भी स्पीड कम करी, उसका भी नंबर कम किया गया। तो अगर हम ये गेन लाइव्स सेव्ड, एपिडेमिक कंट्रोल्ड, केसेस अवर्टेड, इन्फेक्शन प्रिडिलेक्शन रिड्यूस्ड, तो ये 3 पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब हम ये देखते हैं कि और क्या हुआ इस पीरियड के बीच में, और वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं इस पीरियड में। लॉकडाउन की फेस में बहुत काम हुआ है। लेकिन सबसे पहले एक बताना चाहेंगे कि जो आउटब्रेक है, पैंडेमिक है हमारे देश में जितनी आई, वो सिमट के रह गई है लिमिटेड लोकेशंस में। इतने बड़े देश के बावजूद, होने के बावजूद भी, इतना एफर्ट जब सब देश ने लगाया लॉकडाउन का, सब जुड़ गए इसमें और मुश्किल किया वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए, तो जो हमारी आउटब्रेक है वो सीमित हुई, लिमिटेड जगह पे रह गई। बहुत सारा देश जो है इससे बच के रह गया। होते रहते हैं, लेकिन अगर आप और जगह भी होते हैं, ज्योग्राफीज में गया है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटे तौर पे देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। आज के कल के कॉन्ट्रैक्ट केसेस को, एक्टिव केसेस को अगर आप लीजिए, एक्टिव केसेस जो कल थे, तो 80% सिर्फ 5
प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे, बाकी 10% बाकी 20 जगह पे 20 स्टेट में थे। ये छोटी बात नहीं है। 2 महीने में बाकी देशों में कहाँ से कहाँ ये पैंडेमिक गई हैं, जिन्होंने कोशिश भी करी उसके बावजूद भी। सो इसको सीमित है ये, इसको आप मान के चले, वायरस एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है और सीमित किया गया, और ये दर्शाता है कि हमारा क्या रिजॉल्व है यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का और सारी जनता का। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज़ में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज़ में है, 70% 10 सिटीज़ में है। तो सिटीज़ तक सीमित रहा, सिटी वाले ज़िले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सब ने, और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। और ये हमारे लिए आगे मदद हुई है। जब हम लॉकडाउन की रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जब सामने आता कि सीमित है, तो बाकी एरिया में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम उधर रिलैक्सेशन खुल सकते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी आगे जो सशक्त हुई है, ये भी इसका एक नतीजा है। इसी तरह से डेथ्स को भी देख लेते हैं। 80% जो डेथ्स हैं वो 5 स्टेट में हो रही हैं, 95% 10 स्टेट में हो रही हैं। उसके बाहर डेथ्स जो हो रही हैं सिर्फ 5% हो रही हैं। फैली हैं, बाकी भी हैं थोड़े थोड़े, कई जगह बहुत ही कम है। और फिर वो बात आती है कि ये तो सिटी वाइड डिजीज है, अर्बन डिजीज है, अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स की डिजीज है, और 7% डेथ्स जो हैं वो 5 सिटीज में है और 70% 10 सिटीज में है। तो सीमित हुआ है ये संक्रमण, इस सारे एफर्ट की वजह से ये दर्शाते हैं। लेकिन आगे की तैयारी जो हुई है इस पीरियड में, आगे के लिए जो तैयारी हुई है, वो एक बहुत बड़ा गेन है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए संजोई हुई एक ताकत फ्यूचर के लिए पैदा हो गया। हम फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। आज के लिए तो रेडी हैं, आज तक तो कंट्रोल में रखा है, लेकिन हम जो फ्यूचर में हमारी तैयारी हो गई है उसका ब्रीफ में मैं आपको देखा देना चाहूँगा। सबसे पहले हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड के लिए तैयार किया गया। कोविड की बीमारी 150-200 दिन की बीमारी है, था ही नहीं इस प्लैनेट पे ये वायरस। इतने शॉर्ट पीरियड में, लेस देन 2 मंथ्स अगर आप देखें, और ये चर्चा लव बताते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज इसको कहना बड़ी ज़रूरी बात है। अगर हम अपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात करें, जो टर्शरी केयर का लेवल होता है, तो कहीं लगभग कुछ भी नहीं था जब शुरू किया, तो आज 1093 फैसिलिटीज़ हैं और 1,85,306 बेड्स क्रिएट हो चुके हैं। उनको रीपर्पस किया गया, उनको तैयार कर लिया गया है। और जो डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ऑक्सीजन की सुविधा जहाँ पे रखी जाती है सपोर्टिव केयर की, 2,402 फैसिलिटीज़ हैं और 1,38,652 आइसोलेशन बेड्स जो हैं उसमें जो बेड्स हैं वो उपलब्ध हैं। तो लगभग कोविड के लिए अस्पतालों में 3,24,000 के करीब बेड्स की व्यवस्था आज स्टेट गवर्नमेंट्स ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और नेशनल गवर्नमेंट ने करके तैयार करके रखी है। हमने इस्तेमाल नहीं किया उसको, कहीं कहीं ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन तैयारी जो है देशव्यापी तैयारी है ये। और इसके अलावा जो हमारे सिंपल कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जहाँ की सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, वॉच किया जाता है माइल्ड केस को या जो कि जिनकी रिपोर्ट आनी है उनको, उनके लिए लगभग 6.5 लाख बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। देश अपने रिसोर्सेज के जो को ही लेके इतने पूरे स्तर पर तैयार है इसको फेस करने के लिए, और आगे की चुनौती को भी संभालने के लिए तैयार है। इसी तरह से अगला हम कहें कि ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, सबको जोड़ा गया है। मेडिकल फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है, आयुष फ्रेटर्निटी को जोड़ा गया है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को जोड़ा गया है, वॉलंटियर्स को लिया गया है। इतनी बड़ी वर्कफोर्स बनाई गई है, जो थी उसको तैयार किया गया है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ट्रेनिंग्स कितनी हुई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट की जो ट्रेनिंग्स हैं लगभग 56 लाख
trainings have been done, 56 लाख। और अगर वेबिनार्स देखें जो कि हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने बनाए हैं, ICMR ने बनाए हैं, PGI ने बनाए हैं, सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाए हैं, तो उसमें 24 लाख व्यूअर्स कल तक थे जिन्होंने उनको सुना, और ये काम रोज़ हज़ारों में बढ़ रहा है। एक iGot प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, वहाँ पे 8.66 लाख यूनिक यूज़र्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, और 11 लाख कोर्सेज को उन्होंने कंप्लीट किया है लोगों ने। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है कि कैसे ये तैयारी संभव हुई है। क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग की बात करें या कि PPE को पहनने की बात करें, हेल्थ वर्कर्स को, सिक्योरिटी के स्टाफ को तैयारी करने की बात करें, तो ये तैयारी संभव हुई है। ये नहीं थी, अगर ये डिल्यूज की तरह इन्फेक्शन आती तो ये तो हमारे पास तैयारी नहीं थी। ये संभव हो पाई है क्योंकि हमने एक बड़ा फैसला लिया। टेस्टिंग कैपेसिटी की बात आप रोज़ ICMR आपको अपडेट करते हैं, जैसे आपको कहा गया 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं हर दिन, और जैसे आज अपडेट किया गया है 22 लाख के लगभग टेस्ट हुए हैं। तो ये अपने आप में एक नमूना है। 522 लेबॉरेटरीज क्रिएट हुई हैं पिछले 8-10 हफ्तों में, अगर आप ये लेके चलें। इसी तरह से सप्लाईज की बात होती है, उसका भी आज ब्यौरा एक बारी देना चाहिए। PPEs की बात करें तो लगभग 30 लाख PPEs जो हैं वो स्टेट्स को दे जा चुकी हैं। 109 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं जो कोई भी नहीं थे ही नहीं, दूसरे व्यवसाय में थे, और उन्होंने 109 डोमेस्टिक हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनकी कैपेसिटी मुझे बताया गया है कि 3 लाख पर डे अब हो गई है। बाहर से भी मंगाए जा रहे हैं और इसकी कमी भी पूरी की जा रही है। इसी तरह से N95 जो स्टेट्स के पास 43 लाख N95 मास्क दिए जा चुके हैं, इसी तरह से वेंटिलेटर्स की कमी को भी पूरा करा जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और ये भी सीखा हमने कि वेंटिलेटर की नीड जो है वो कोविड के पेशेंट में उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी कि हम शुरू में सोच रहे थे। उसकी चर्चा भी कभी करेंगे। तो सप्लाईज बढ़ी, इक्विपमेंट बढ़ा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पहुंची है हर छोटी जगह पे भी। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जो कि साथ साथ करना पड़ा, क्योंकि ये एक वायरस ऐसा है जो पहले तो था नहीं, इसकी गाइडलाइन तो बनी ही नहीं थी। ये कोई TB जैसी बीमारी या डायरियल डिजीज़ नहीं है बच्चों की गाइडलाइन बनी हो। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी बहुत तेज़ी के साथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की चाहे बात हो, चाहे सर्वेलेंस गाइडलाइन की बात हो, टेस्टिंग गाइडलाइन की बात हो, पेशेंट केयर की बात हो, नर्सिंग केयर की बात हो, प्रोटेक्शन की बात हो, एनवायरनमेंट में कैसे लुक आफ्टर, ये सारी गाइडलाइन तेज़ी के साथ मिलजुल के साइंटिफिक तरीके से बनाई गई, उनको तैयार किया गया, उनके ऊपर कंसेंसस बनी और उनको अडॉप्ट किया गया, प्रैक्टिस किया गया, सर्कुलेट किया गया और ज़मीनी स्तर तक उनको पहुंचाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने अपने तरीके से किया, हमने बनी बनाई बोरो करके किसी के लेके कट पेस्ट नहीं किया। इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिस्पांस आपको मालूम है, ये चर्चा हो चुकी है यहाँ पे। अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं, वो हो गया। वायरस को कल्चर किया ICMR ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबॉरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वो चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। सीरो एपिडेमियोलॉजी का काम ICMR ने बहुत ज़ोरों से उठाया है, लगभग 60-70 ज़िलों में। उसका रिपोर्ट आएगी तो हमें समझ और भी आएगी इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में, और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये एस्टिमेट्स के बारे में भी रिफाइन करेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी आगे क्या होने में, उसमें बहुत बहुत मदद हमें मिलेगी। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी वेंटिलेटर बने हैं देश में और टेक्नोलॉजीज़ बनी हैं। एक वेरी मैसिव रिस्पांस, और इसमें हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास IITs हैं, हमारे पास नाइपर्स हैं। तो ये एक जो रिस्पांस माउंट हुई है वो देश के लिए ही नहीं है, ये सारे विश्व के लिए है।
और ये तैयारी भी इसी 2 महीने में हुई है जिस कालखंड के बारे में आज हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेली एंड डिजिटल पुश हुआ है। आरोग्य सेतु एक हमारा कवच है, हमें मदद करेगा अपने आप को बचाने की, हमारी कम्युनिटी को बचाने की, डिजीज़ को सर्वेल करने की और काबू में लाने की। ये एक अतुल्य शस्त्र है हमारे पास, और मुझे खुशी है बताने में कि 10 करोड़ से भी ऊपर व्यक्ति जो हैं इसमें आज जुड़ गए हैं। एक अच्छा चीज़ हुई है और टाइमली हो गया कि टेलीमेडिसिन की मूवमेंट हमारे देश में एकदम से तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई है। टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी, वो पहले से ही तैयार हो रही थी। बिल्कुल लगभग पहले दूसरे दिन ही लॉकडाउन के उनको लागू किया गया है। उससे एक फ्रेमवर्क मिलता है, लीगल एथिकल फ्रेमवर्क मिलता है, जिसमें कि हम टेलीमेडिसिन सेफली पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हो सकती है। और ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है, एक तरह से रेवोल्यूशन हो रही है, और इसमें ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म बना है। ये अपने आप में ही अच्छी चीज़ है और इतना टाइमली इसका यूज़ हुआ है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क मैं कहूँगा। इसी तरह से आगे ब्रीफली समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है और बहुत यूज़फुल चीज़ है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस पीरियड में, जबकि बीमारी इतनी नहीं फैली हुई, काम करने से एक्सपीरियंस मिला, कॉन्फिडेंस हुआ, उनके SOPs बने, और आगे जब ये चीज़ें लंबी देर तक जाएंगी, सीवियर भी हो सकती हैं, तो फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस मिला है। हमने क्लिनिकल ट्रीटमेंट को सीखा कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। हमें समझ आई जैसे कि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जल्दी करेंगे तो मोर्टेलिटी लो है, और देश ने लो मोर्टेलिटी को दिखाया करके, उसके ऊपर मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस से समझ आई हमें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इस तरह से हम कैसे मैनेज करें। टेलीमेडिसिन के द्वारा ये एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल से, और ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम ऐसे पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो देश दिखाता है, मोर्टेलिटी जो हुई भी है वो रेट इतना लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ कि हम बचे हैं बहुत हद तक। और ये जैसे 2.13 कोविड डेथ्स पर मिलियन है देश में, चाइना में 3.34 थी, और यूके में 519, हम क्या हैं 2.13। इसको संजोना है हमने, और इस पीरियड ने हमें इसको इतने लो लेवल पे रखने में हमें पूरी सहायता मिली और संभव हो पाया है। इसी तरह से अगर आप सोचिए कि एक वैक्सीन जो है वो 12 महीने के बाद ही आना था, जो नई दवाई 12 महीने के बाद आनी थी, तो इन 2 महीनों में डिजीज़ को कंट्रोल करा, लो मोर्टेलिटी रखी, तो हमारा जो इंतज़ार का पीरियड है वो 10 महीने रह गया। हम उस तरफ जाने के लिए भी देश जो है बेटर पोजीशन में हो गया। अगर ये नहीं होता, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन फैल रही होती, तो हमारा नुकसान हो चुका होता। उस नुकसान को बचाते हुए हम आगे फ्यूचर में भी बेटर आउटकम के लिए पहुँचे हैं। और अबव ऑल, जो कि देश ने करके दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम, कंटेनमेंट करी गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई देश में जगह जगह पे जाके। उसका जिक्र मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी आपसे करा था। दिस हैज़ बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, सबसे बड़ी बात 2 आती हैं। एक तो ये है कि देश तैयार हुआ, देश की व्यवस्था तैयार हुई, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हुआ, स्टेट्स, हम सब ये नॉलेज ज़ीरो से शुरू किया कुछ ही हफ्ते पहले, लेकिन आज उसको मैनेज करने के लिए हमारे प्रदेश की सरकारें तैयार हैं, ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हैं, उनको भी पता है कि कैसे इससे लड़ाई करनी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारी तैयार हैं और पंचायतें तैयार हैं। सो देश को प्रिपेयर्डनेस के लिए जो वक्त मिला उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, और एक पूरी देशव्यापी तैयारी के साथ आज हम खड़े होकर कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आगे की जर्नी को हम पूरे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उस चैलेंज को हम मीट कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है कि एक पीपल्स मूवमेंट हमारे देश में कोविड के खिलाफ शुरू हो गई है। ये जो जंग है, ये जंग नहीं है, ये जन आंदोलन है। इसमें हमने सिर्फ अवेयरनेस नहीं रखी कि हमें जानकारी हो ना,
जानकारी तो आसान है, लेकिन हमने अपना बिहेवियर बदला। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट टू गाइड अस हाउ टू चेंज आवर बिहेवियर। तो अवेयरनेस एक फर्स्ट लेवल होता है, वो काफ़ी नहीं होता, बिहेवियर बदला। हमने लॉकडाउन में वो बिहेवियर निभाया और आज हम सब उस बिहेवियर को निभा रहे हैं और इसको एक जन आंदोलन का रूप मिला है। और ये जो संकल्प है, इसको सिद्धि तक ले जाने के लिए, कोविड को हराने के लिए हम जब सब इकट्ठे हो गए हैं, ये एक सबसे बड़ी हमारी शक्ति होगी, जैसे हम अगले जर्नी में हम आगे जाएंगे। इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा कि हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक जो अचीव कर पाए हैं, एक खास माहौल पैदा किया गया, लेकिन अब हम रिलैक्स भी कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे, वायरस को चांस एक से दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए मिलेगा। वायरस बढ़ता है मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन उसकी मर्जी हम नहीं मानेंगे। देश उसकी मर्जी से नहीं चलेगा, हम उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। अगर हम उदाहरण लें तो प्लेन चला होता तो हेडविंड क्रिएट करेंगे कि ये वायरस नहीं आगे जाने देंगे। और वो क्या हेडविंड है? वो हेडविंड है कि हम किस तरह से वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि वायरस को मुश्किल करता है एक से दूसरे तक जाने के लिए। अल्टीमेटली तो दवाई होगी, वैक्सीन होगा, वो कवच हमारे पास नहीं है। लेकिन हम वायरस को आगे जो उसकी पुश है उसको उल्टी तरफ रोकने के लिए जो हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग के स्टेप लेंगे, उसमें हम कोई भी ढील नहीं दे सकते। ये वायरस अभी घूम रहा है, ये हम अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए हमें चौकन्ने रहना है, हमें और तैयारी करनी है। और इस वायरस के बारे में हम बहुत कुछ चीज़ें अभी जानते भी नहीं, इसलिए अनसर्टनिटी भी बढ़ जाती है। तो फिर वहीं पे बात आती है कि हमें मास्क लगाना है, हमें 2 गज की दूरी रखनी है, हमने अपने हाथ की हाइजीन रखनी है। 3 चीज़ें, हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं और बीमारी वाले हमारे परिवार के मेंबर हैं उनको बचा के रखना है, उनकी ज़्यादा देखभाल करनी है, उनकी डिजीज़ का कंट्रोल भी बेटर करना है। सिर्फ प्रोटेक्शन ही, कोविड ही नहीं सोचना है, उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट कंट्रोल में है, डायबिटीज़ का कि नहीं, बहुत ज़रूरी बनता है। और क्योंकि हमारे पास आज वैक्सीन का या दवाई, नई वाली दवाइयों का कोई कवच नहीं है, तो जो आयुष की गाइडेंस मिली है, हमें एडवाइजरी मिली है, जो चीज़ें उसमें कही गई हैं अपने को बचाने के लिए, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे हल्दी का सेवन है, चाहे काढ़ा का सेवन है, उन चीज़ों को हम अपनाएं, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर हो, हमारे परिवार की, हमारी कम्युनिटी की, हमारी इम्यूनिटी बेटर हो। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा 2 चीज़ें और ज़रूरी हैं, वो हैं कि जब भी बीमारी है तो जल्दी से उसको नोटिस में लाइए डॉक्टर साहब के। ज़रूरत होगी टेस्ट होगा, उसकी पद्धति बनी हुई है, क्योंकि जल्दी डिटेक्ट होगा तो ये बीमारी माइल्ड है, देर करेंगे तो ये बीमारी जो है भयानक रूप ले सकती है। तो हमें एक मुहिम चलानी है कि केयर सीकिंग हैज़ टू बी अर्ली, केयर सीकिंग हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट, वी शुड नॉट हाइड, वी शुड नॉट अटैच स्टिग्मा टू दिस। तो क्या होगा, ये बीमारी है, फेस करेंगे, ऑलमोस्ट सभी बचेंगे, हमारा मोर्टेलिटी रेट इतना लो है, डरने से छुपाने से नहीं ठीक होगा। और दूसरे को स्टिग्मेटाइज करना तो अनएथिकल है, इमोरल है, वो हम अपने समाज से उस चीज़ को हटाएंगे, तभी हमारी लड़ाई पूरी हो पाएगी। अर्ली केयर सीकिंग इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट। और लास्टली आरोग्य सेतु के साथ जुड़िए। तो ये 7 पॉइंट हैं, मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, सेल्फ प्रोटेक्शन विद आयुष एंड गुड न्यूट्रिशन, केयर ऑफ द एल्डरली, अर्ली केयर सीकिंग एंड आरोग्य सेतु। मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को हम अपनाएं। आगे की जर्नी अभी आसान नहीं है और हमें ये ख्याल रखना है कि ये लॉन्ग हॉल होगा, हफ्तों और महीनों की बात नहीं है, उससे लंबी बात भी हो सकती है। हमें हमारा गोल जो होगा अब वो होगा कि हमारे देश में बीमारी ना फैले और मिनिमम पॉसिबल डेथ्स हों। हमें डेथ्स को बचाना है, हमें क्लिनिकल केयर, टाइमली क्लिनिकल केयर पहुंचानी है। हमें ये ख्याल रखना है कि लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे जो हमारा नंबर ऑफ केसेस है, वो जो हमारी कैपेसिटी है बेड्स की, उससे बहुत नीचे रहे।
उसको हम तोड़ नहीं सकते। इसलिए सिटी लेवल एक्शन, म्यूनिसिपैलिटी लेवल एक्शन, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल एक्शन इज द वे फॉरवर्ड। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टेट के अंदर भी सिटीज में ही लोकलाइज्ड है फॉर्चुनेटली, तो वहां जो एक्शन है, ऑर्केस्ट्रेशन है, तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो जिताएगा हमें कोरोना की इस वॉर में। और देश इसमें बदला है और देश ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। हम संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ेंगे और कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, कोई सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का फिर भी सवाल है तो हाँ जी बोलिए। 54। पॉल सर, आपसे 2 सवाल है। मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। पहला तो आज जो आपने कहा, अब लॉकडाउन कहने के लिए तो है, लेकिन दिल्ली में अगर देखें तो आम जिंदगी लगभग वापस आ गई है, मेट्रो छोड़कर बाकी दुकानें खुल गई हैं, सड़कें हैं। तो आप जब लॉकडाउन से इतने फ़ायदे हैं, ये उन दिनों की बात है जब कंप्लीट लॉकडाउन था। अब हवाई जहाज भी शुरू होगा, ज़्यादा ट्रेनें शुरू होंगी, तो आपको लगता है कि उससे तो फिर हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ सकते हैं? उसकी आशंका है। दूसरा सवाल, आप जब पिछली बार आए थे आपने एक ग्राफ दिखाया था जिसकी बड़ी बातचीत हुई है सोशल मीडिया पर, लोगों ने कमेंट किया है। उसमें आपने कहा था कि 15 मई तक ऑलमोस्ट 0 ग्रोथ रेट हो जाएगा, तो उसमें कहाँ गलती हो गई या क्या चूक हो गई? जो आपने पहले सवाल पूछा है, ये सबके मन में ये सवाल है। लॉकडाउन एक स्पेशल एफर्ट था, है भी, रिलैक्स किया जा रहा है, लेकिन उसी का हिस्सा है। अभी हम पूरी नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आए हैं और ये इस तरह की पैंडेमिक में किसी स्टेज पे लाजमी ही हो जाता है। लगभग हर देश ने ये किया और जिन्होंने नहीं किया वो सफ़र भी किए, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में वो बच गए। तो ये लाजमी हो जाता है जब हम बिना दवाई और वैक्सीन के युद्ध करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं मीन्स के साथ हम लड़ाई करते हैं। लॉकडाउन ने ये फ़ायदे दिखाए, ये आपके सामने प्रस्तुत किया हमने इन अ वेरी ऑनेस्ट बैलेंस्ड वे। ये भी बात सही है कि लॉकडाउन तो इन अनलिमिटेड टाइम तक तो नहीं चल सकता और ज़िंदगी वापस आनी चाहिए, लाइवलीहुड्स की भी बात है और कॉस्ट भी पड़ रही है। तो जब हमने इस पीरियड में जो गेन किया है डिजीज़ कंट्रोल को, उसको हमने संजो के रखते हुए अगली ज़िंदगी को चलाना है। ये आप बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। इट इज़ मेंट फॉर अ पर्पस and it achieved the purpose to a very large extent, as you saw. Now it is very important that we continue in a manner and exhibit our behavior in a manner which is creating headwinds for the virus, creating difficult for the virus to move. We have the best practices, उनको रहें हम। और ऐसे बाहर के देशों ने भी दिखाया कि उनके बड़ी बड़ी ज्योग्राफी, सैकड़ों किलोमीटर्स और उससे भी ज़्यादा प्रदेश जो हैं उनके वो ग्रीन रहे, वहाँ केसेस नहीं आए। तो ये संभव है कि एज ह्यूमैनिटी, एज सोसाइटी ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी नॉर्मल भी लीड करें और वायरस के लिए इतना मुश्किल भी करें, और हम सीख भी गए हैं कि कौन सी चीज़ें हमें बचाती हैं। तो ये तालमेल जो होना है, ये वे फॉरवर्ड है। इस रिस्क को समझना है, लाइटली नहीं लेना है, लेकिन वायरस है वहाँ पे और उसने जो अपने उसकी जो फितरत है वो दिखाएंगे। हम इस बैलेंस में रहेंगे और चौकन्ने रहेंगे कि अगर कहीं पे फिर आता है किसी से ज़्यादा तो कंट्रोल करेंगे, हम फिर इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यही वे फॉरवर्ड है। और जो दूसरी बात आपने करी है, वो एक ग्राफ दिखाया गया था, हम उस दिन शेयर कर रहे थे कि जो उस दिन की सिचुएशन थी, महीने के ऊपर जैसे हम देख रहे थे स्लो होना शुरू हो गया था और हमने ये भी कहा था कि आगे स्लो होना चाहिए। लेकिन जो ग्राफ में जो वो लाइन थी वो एक मैथमेटिकल ट्रेंड लाइन है, और जब हम ऐसे मैथमेटिकल डेटा दिखाते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि उसके जो बेसिस है वो दिखाया जाए। एक ये कस्टमरी है, साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल है कि ट्रेंड लाइन को दिखाते हैं। लेकिन आप उस ट्रांसक्रिप्ट को चेक करिए, ना किसी ग्राफ पे से 0 वर्ड है, ना मैंने कहा कभी उस दिन किसी भी स्टेज पे कि 0 होगा बाय अ पर्टिकुलर डेट। ये सब मन में बनती गई चीज़ें,
मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसको आप इसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, कोई क्लेम नहीं कहा गया कि इस डेट तक ज़ीरो होगा, यही कहा गया कि स्लो हुआ है, आगे देखते हैं, और ये क्लेम बिल्कुल नहीं था। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसको आप करेक्शन होनी चाहिए, और जो गलत फहमी हुई है उसके लिए आई फील सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, बट वो नहीं था, कन्वे करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। और मैं भी चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को सुन भी लीजिए कि ट्रांसक्रिप्ट पे ऐसे था कि नहीं था। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आपने इतने ध्यान से उस दिन चर्चा सुनी और आज भी आपने हमें मौका दिया। 116 पॉल सर, मेरा नाम कुमार कुंदन है। मेरा सवाल ये है कि आपने जितने स्टैट दिखाए उसमें ये बताया कि लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से इतने केसेस कम हुए। क्या आप लोगों ने ऐसा भी कोई स्टैट तैयार किया है कि आपका प्रोजेक्शन क्या है, कितने केसेस हिंदुस्तान में हो सकते हैं और फर्टिलिटी कितनी हो सकती है? ये सवाल फिर वही है जिस सबके मन में है ये सवाल, और इसका जवाब आसान नहीं है। उसकी पहले वजह बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि लोग कैसी बातें करते हैं इसके बारे में, या मॉडलर्स क्या कहते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री होने वाली है वो वायरस के बिहेवियर से या उसके मैथमेटिक्स से नहीं होने वाली, सिर्फ वो अपने तरीके से, मैथ के तरीके से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये हमें मालूम है, राइट, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4 पे जाता है। लेकिन उसको जितना हम रोकेंगे, असली ट्रेजेक्ट्री तो उसके बेस पे बनेगी। तो जितना हमने रोकना है वो एक इक्वेशन में फिट नहीं हम कर सकते कि जी हमारी कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रहेगी, हमारा कितना अपने आप को बचाने का रहेगा, हमारा कितना हैंड हाइजीन रहेगा, हम कितना सर्वेल कर पाएंगे, ये सारा वेरिएबल है। अगर ये परफेक्ट हो तो वायरस रुकेगा, बहुत हद तक रुक जाएगा। लेकिन अगर वो इम्परफेक्ट हो, हम गलती करेंगे, फिर फैलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि द रियल ट्रेजेक्टरी इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द मैथमेटिक्स विद विच द वायरस प्रोग्रेसेस, but also the behavior of the community and the society and people at large, and it is a mix of both. This equation of how we will respond cannot be put into an equation. We can make some guesses. इसलिए इसको truly एक trajectory दिखाना संभव नहीं। लेकिन अगर हम epidemiologist की published literature को देखेंगे और उनके estimates को देखेंगे तो वो बहुत high number भी कहते हैं। जैसे एक एस्टिमेट है, वो कहता है कि ये लॉकडाउन के इम्पैक्ट को कहता है कि 1.72 करोड़ केसेस की बचत हुई है, जो हमने नंबर नहीं दिखाया क्योंकि ये किसी सोर्स से ऐसे आया है, हमने इसके मॉडलिंग नहीं देखी। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े नंबर भी दर्शाए जाते हैं, उनको आप अपनी तरह से मेजर करिए। ये एस्टिमेट हमने नहीं किया है और यही कहेंगे कि हम ये नंबर मिनिमम रखेंगे, हम वायरस को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, बहुत उसके लिए मुश्किल करेंगे, और जहाँ जहाँ ये आएगा उसको पूरी जान लगा के उसको लिमिट करेंगे और उसको हम कंट्रोल में लाएंगे और इफ़ेक्टिवली कंट्रोल में लाएंगे और मोर्टेलिटी को बचाएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स की मोटिवेशन और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मोटिवेशन को साथ में लेते हुए कंट्रोल करेंगे उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। लास्ट क्वेश्चन, नीलू रंजन, दैनिक जागरण। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल लॉकडाउन के जो बताई कि उपलब्धियां रही हैं कि बहुत सीमित क्षेत्रों में सिमट के रह गया है कोरोना, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जहां जहां पे ये सीमित है, जहां पे 80% और 90% केसेस हैं, वहां से लाखों की संख्या में लोग निकल के पूरे देश में फैल रहे हैं, और जहां जहां जा रहे हैं वहां नए नए केस आ रहे हैं, वो नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो जो एक नई जो चैलेंज आ रही है, इसको कैसे, मतलब इस पर तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, जब ये हुआ एक खास परिस्थिति में हुआ, लेकिन जब हमने रिलैक्स करना था या होता तो आवाजाही होनी ही थी, और अगर देर करते लॉकडाउन में तब भी ट्रैवल हो रहा होता। तो एक ह्यूमन इश्यू एक से एंगल है, उसको एड्रेस कर रही है सरकार पूरी सेंसिटिविटी के साथ, संवेदना के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकली आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक जगह से जहाँ पे संक्रमण हो दूसरी जगह जाएगा तो फैलेगा। अब आप उसके बारे में उसके SOPs अगर देखें तो कहा गया है कि उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, उनका हमने टेस्टिंग का भी अलाउ कर दिया है, और पूरी वॉच है हमारे
मंत्रालय की और स्टेट के मंत्रालयों की डिपार्टमेंट्स की कि वहाँ अगर कुछ होगा तो कंटेन करेंगे। कंटेन करना रूरल एरिया में इन अ वे ज़्यादा आसान है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन हमने अपने रूरल एरियाज़ को जहाँ तक हो सके इस संक्रमण से बचा के रखना है। अभी नहीं है, हमने उसमें जहाँ तक होगा वहाँ फैलने से रोकना है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। तो ये फिनोमिनन होंगे ही, ये रोके जा सकते नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन धीरे धीरे रिलैक्स होगी और उसके अंतर्गत अगर ये हुआ है तो जो साइंटिफिक तरीके से, एक्सपीरियंशियल तरीके से इसको रोकना है, कंटेन करना है, उसको करा जाएगा और करा जा रहा है। Thank you very much, sir. Thank you, friends.